नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का इतिहास। अभी तक हमने पढ़ा कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और वैदिक काल से संस्कृत ने कैसे एक हिंदी के रूप में परिवर्तन लिया। जैसे संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, फिर प्राचीन हिंदी के रूप में परिवर्तित हुई। उसके बाद हमने सीखा कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। अब हम पढ़ेंगे कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति तो हो गई, तो हिंदी का 1100 ईस्वी के बाद अब तक क्या प्रक्रिया रही, किस टाइप से उसका विकास हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी का विकास पद्य काव्य एवं गद्य काव्य पद्य जिसे क्या कहा जाता है काव्य एवं गद्य दोनों रूपों में हुआ। अब हम बात करेंगे हिंदी काव्य भाषा का इतिहास 3 भागों में विभाजित है। तो इसमें पहला है प्राचीन हिंदी, जो आदिकाल या वीरगाथा काल भी कहा जाता है। तो इस काल की रचनाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें दरबारी कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता, मतलब जो इन्हें आश्रय देते थे, उन राजाओं की वीरता का वर्णन अथवा प्रशंसा की गई है। मतलब जो उस समय क्या होता था कि जो राजा होते थे उनके अलग अलग दरबारी कवि होते थे। मतलब दरबार में कवि जो थे वो उनकी वीर गाथा गाते थे। और कोई भी अगर एक तरीके से जैसे फंक्शन है या प्रोग्राम है, तो उस समय उन कवियों द्वारा कविताएं सुनी जाती थी। तो इसमें डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में। तो जो चंद बरदाई थे, उन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, यानी कि जो उनकी रचना थी वो क्या थी, पृथ्वीराज रासो। तो इस रचना में यानी कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के विषय में वर्णन किया गया है। उनकी वीरगाथा का वर्णन पृथ्वीराज रासो में किया गया है। दलपति विजय की जो रचना है वो खुमान रासो है। नरपति नालह की वीसलदेव रासो, जगनिक की परमाल रासो और आल्यखंड, विद्यापति की पदावली, कीर्ति लला और कीर्ति पताका, अमीर खुसरो की आलिकबारी, नूह सिपहर, पहेलिया, आवाज़ खुसरनी। और अमीर खुसरो को ही कव्वाली का जन्मदाता कहा जाता है। कव्वाली के बारे में आपने सुना होगा। तो कव्वाली के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, अमीर खुसरो को। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन हिंदी की। तो मध्यकालीन हिंदी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो पूर्व मध्य काल, जिसे कहा गया है भक्ति काल, और दूसरा है उत्तर मध्य काल, उसे कहा गया है रीति काल। यानी कि पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा गया है और उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा गया है। अब इन्हें ये क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, इस काल की रचनाएं अधिकतर भक्ति भावना से प्रेरित हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, भक्ति काल। तो भक्ति काल साहित्य के 2 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से हैं, एक तो सगुण काव्य और एक है निर्गुण काव्य। मतलब जिसमें ईश्वर ब्रह्म को साकार माना गया है वो सगुण काव्य है, और जिसमें निराकार ब्रह्म माना गया है वो निर्गुण काव्य है। तो इसमें सगुण की 2 धाराएं हैं, एक तो राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। मतलब एक है कि इसमें राम भक्ति की अधिक वर्णन किया गया है, और एक मतलब दूसरी धारा में कृष्ण भक्ति को अधिक वर्णन किया गया है। और निर्गुण काव्य की जो धाराएं हैं या शाखाएं हैं वो है संत या ज्ञान मार्गी शाखा एवं सूफी या प्रेम मार्गी शाखा।
अब पूर्व मध्यकाल में अर्थात भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल को क्या कहा गया है? भक्तिकाल में कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में ब्रज भाषा का चरम विकास किया। मतलब कृष्ण भक्त जो थे, कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में किसको? ब्रज भाषा का चरम विकास किया है। मतलब इसमें ब्रज भाषा का भी यूज़ किया गया है। अब हम बात करेंगे उत्तर मध्यकाल की, जिसे क्या कहा गया है? रीतिकाल। अब इसे रीतिकाल क्यों कहा गया है? इस काल की प्रमुख विशेषता है रीति निरूपण एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। मतलब इस काल में जो जितने भी कविताएं हैं उसमें रीति निरूपण और श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। किसमें? उत्तर मध्यकाल में। उत्तर मध्यकाल की जितने भी काव्य हैं, पद्य हैं, उनमें श्रृंगार रस की अधिकता या प्रधानता पाई जाती है। इस काल में 3 प्रकार की रचनाएं की गई। एक तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और तीसरी है रीति सिद्ध। रीतिबद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। तो रीतिबद्ध कवि कौन है? केशव दास। रीतिबद्ध कवि हैं तो केशव दास की जो रचनाएं हैं वो हैं जहांगीर, जस चंद्रिका, दूसरी है रतन बावनी और तीसरी है कवि प्रिया। रीति मुक्त कवि और उनकी रचनाएं। तो रीति मुक्त कवि हैं ठाकुर और उनकी रचना है ठाकुर शतक। रीति सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। तो रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी और उनकी रचना है बिहारी सतसई। देखिए ठाकुर की रचना है ठाकुर शतक और बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। अब हम बात करेंगे आधुनिक काल की, आधुनिक हिंदी की, जो 1850 से अब तक चल रही है। तो इस काल में हिंदी काव्य के साथ साथ गद्य का भी तेजी से विकास हुआ। मतलब इससे पहले क्या होता था कि जो पद्य था यानी कि जो काव्य था वो अधिक प्रचलन में था। और काव्य का मतलब यही होता है कि कविता लिखकर या जैसे दोहे लिखकर, उसमें क्या होता है कि कम लिखकर उसका अर्थ अधिक व्यक्त किया जाता है। मतलब जो पुराने समय के लोग होते थे वो कम लिखते थे और अधिक पढ़ते थे और उसका मतलब अधिक समझाने का प्रयत्न करते थे। तो अब इस 1850 के बाद क्या हुआ? तो गद्य का भी तेज़ी से विकास हुआ। मतलब कि गद्य का मतलब होता है जैसे कहानियाँ, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे और कई रचनाओं ने कवि एवं लेखक दोनों की भूमिका निभाई। मतलब जो कविता लिखते हैं उन्हें कवि कहते हैं और जो कहानियाँ लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लेख लिखते हैं उन्हें लेखक कहा जाता है। तो कई रचनाकारों ने मतलब कविता भी लिखी और लेख भी लिखे, तो उन्होंने दोनों की भूमिका निभाई। अब इस काल के काव्य में जो प्रमुख हैं, इस काल के काव्य में प्रमुख हैं भारतेंदु युगीन काव्य, द्विवेदी युगीन काव्य, छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य और नई कविताएं। जो बच्चों आपके जो बुक में नई कविताएं हैं वो भी आधुनिक काल के ही अंतर्गत आती हैं, क्योंकि 1850 से अब जितना भी वर्ष चल रहे हैं वो सब आधुनिक काल, आधुनिक हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये बात थी काव्य की। अब हम देखेंगे गद्य का विकास कैसे हुआ। तो हम आपको आगे वाली वीडियो में समझाएंगे और बोलियों के बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। अभी के लिए नमस्कार।